ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। देखो, नेचर ऑफ लाइट पुराने टाइम पे, देखो आज तो बोल दिया आपको, 10th क्लास में ही बोल दिया कि नेचर ऑफ लाइट डुअल है। वेव नेचर भी है एज वेल एज लाइट का नेचर पार्टिकल भी है। लाइक वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है और वेव प्रॉपर्टीज भी शो करता है। बट पहले के टाइम पे इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जो नेचर है लाइट का, सबसे पहले आई थी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो है ये पार्टिकल नेचर शो करता है। न्यूटन की ये थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, कॉर्पस्कल्स वो भी हम देखेंगे। ये थ्योरी आई थी 1675 के अंदर। एनसीईआरटी के अंदर ये ईयर मेंशन्ड है, सो वी हैव टू focus on it. This theory was given by Newton, obviously because Newton की theory है। देखो, इन्होंने बोला था कि एवरी लाइट सोर्स और लुमिनस बॉडी, देखो लाइट सोर्स होता है जो आज लाइट सोर्स क्या है, मतलब जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है। फॉर एग्जांपल सन अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहा है। ट्यूबलाइट भी अपनी खुद की लाइट एमिट करी। या फिर ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है, जो खुद की अपनी, वही होता है ल्यूमिनस बॉडी, जो अपनी खुद की लाइट को क्या करे, हमारे को भेजे। देखो आज हमारे को दिखता कैसे है, हमारे को जब भी दिखता है, जब फॉर एग्जांपल अभी मेरे को सामने पेंसिल दिख रही है, तो मुझे पेंसिल या फिर पेन इसलिए दिख रहा है क्योंकि पेंसिल जो है वो रोशनी हमारे आँखों में भेज रही है। अंधेरे में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि रोशनी नहीं होती। अब पेंसिल इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, उसके पास खुद की लाइट तो है नहीं, तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ऐसे ही हमें दिखता है, जहाँ अंधेरा होता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता है ना लाइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ल्यूमिनस बॉडी जो जिसकी खुद की लाइट हो, जो कि रिफ्लेक्ट ना करे, सो मून जो है ना, मून इज ऑल्सो नॉट अ ल्यूमिनस बॉडी, बिकॉज उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो किसी और की रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। वहीं अगर मैं बात करूँ ल्यूमिनस बॉडी की, तो ऐसी बॉडी होती है ल्यूमिनस बॉडी जो खुद की लाइट को निकाले, किसी और के रिफ्लेक्ट करके हमें ना दिखे। ठीक है, तो एवरी लाइट सोर्स या फिर ल्यूमिनस बॉडी, मतलब जो खुद की लाइट भेजते हैं, तो हर जो लाइट सोर्स होता है, मतलब लाइट, वो एमिट करता है टाइनी और एक्सट्रीमली माइन्यूट। देखो ये वर्ड आपको दिखेगा, एक्सट्रीमली माइन्यूट, इसका मतलब होता है टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटे। तो ये जो है बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को एमिट करता है, और ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास ट्यूबलाइट है, आपके पास सन है, तो इसका मतलब ये है कि सन से छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं हर डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। तो लाइट इसलिए पार्टिकल है बिकॉज लाइट, अगर हम बोल रहे लाइट आ रही है सन से, नहीं पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनका मतलब ये था। और ये बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को कॉर्पस्कल्स बोला। इन कॉर्पस्कल्स की कुछ खासियत बताई थी कि ये जो कॉर्पस्कल्स है बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, मतलब नियरली मास लेस ही होंगे, कि मास होगा ही नहीं, रेस्ट मास जीरो होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये भी हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। एक्सट्रीमली माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है वो वाला नहीं, आर मिनट सेकेंड, नो, ये है माइन्यूट, MINUTE। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। इलास्टिक पार्टिकल्स होंगे, देखो ये याद रखना है कि इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज आगे जिन्होंने फिनोमेना एक्सप्लेन करने का करा है रिफ्लेक्शन, उसमें मेरे को समझ में आएगा। रिजिड पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं कि लाइक कठोर है, ऐसा नहीं कि फ्रजाइल है, वीक है, कि सरफेस से भिड़ते ही बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, ये बताया था हमें। तो ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं।
मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इससे हमारे को समझ आ रहा है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, कि सीधे सीधे चल रहे हैं। और वही हमारे को न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं दैट इज लाइट के टाइनी पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल सन से एमिट हो रहे हैं तो एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ट्यूबलाइट से एमिट हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन में चलते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, अनटिल एंड अनलेस मीडियम चेंज ना हो तो उसमें थोड़ा सा बेंड आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वो हम देखेंगे। वेलोसिटी जो होती है इन कॉर्पस्कल्स की वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर, स्पेस बोल लो, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट जितनी होती है। कॉर्पस्कल्स किसके हैं, ऑब्वियसली लाइट के ना, तो स्पीड ऑफ लाइट ही होगी। ये जो वेलोसिटी होती है कॉर्पस्कल्स की इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, नाउ व्हाट इज आइसोट्रॉपिक मीडियम? आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब होता है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। मान लो कि अगर वाटर है तो वाटर का सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास है या फिर स्पेस है मतलब वैक्यूम, तो मतलब सेम मीडियम। तो वेलोसिटी जो होती है कॉर्पस्कल्स की वो इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम इट रिमेन्स सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अगर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है लाइट की, ये हमें पता है। लाइट बनी हुई है कॉर्पस्कल्स की तो कॉर्पस्कल्स की भी अलग अलग स्पीड होती है। So the velocity of these corpuscles in an isotropic medium that is same mu, ये जो ये है ये u नहीं है, it is pronounced as mu, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर आपके पास वाटर है और वाटर में अगर आप स्पीड देख रहे हो कॉर्पस्कल्स की तो उस वाटर में हर डायरेक्शन में हर कोने में सेम स्पीड रहेगी, बट इट चेंजेस, जो स्पीड है वो चेंज होती है विद द चेंज ऑफ मीडियम। जैसे ही मीडियम में चेंज होगा, पानी से अगर मान लो ग्लास आया तो स्पीड में चेंज आएगा, और न्यूटन के अकॉर्डिंग स्पीड में चेंज ऐसे आएगा कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है कॉर्पस्कल्स की, लाइट के कॉर्पस्कल्स की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इन रेयरर मीडियम। ठीक है, अब हमने एक बात बोली थी यहाँ पे कि ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं, बोला था। तो यहीं से एक और चीज़ न्यूटन ने बोली थी कि जो डिफरेंट कलर होता है ना लाइट का, हम देखते हैं कि विबग्योर लाइट होती है, हम रेनबो देखते हैं, विबग्योर लाइट देखते हैं, अलग अलग कलर्स देखते हैं। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ कॉर्पस्कल्स, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कॉर्पस्कल्स अलग अलग शेप के होते हैं। तो शेप और साइज के अकॉर्डिंग ड्यू टू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ दिस कॉर्पस्कल्स हमारे पास अलग अलग कलर ऑफ लाइट होते हैं। अब आप बोलोगे सन से, चलो ठीक है हम मान लिए कि कोई पार्टिकल आ रहे हैं हमारी तरफ, स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से वैक्यूम में आ रहे हैं और एयर में ऑब्वियसली कोई और स्पीड होगी, नियरली वैक्यूम जितनी ही होती है स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही। बट हाँ ये बात मान ली, अलग अलग शेप होते हैं देखो, अलग अलग कलर मानते हैं, ये भी बात मान ली। अब एक और बात सुनो कि अब आप बोलोगे यार हमारे को तो दिखते ही नहीं है कि हमारे पास सन से कुछ आ रहा है। तो इन्होंने इस बात के लिए न्यूटन ने बोला था कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, आपको दिख नहीं सकते, होते हैं पार्टिकल्स हैं बट आपको दिखेंगे नहीं, दे आर इनविजिबल। और बोला भी था कि भाई ये तो बहुत माइन्यूट भी होता है। देखो when these corpuscles strikes the retina, retina is a part of eye, ठीक है, तो रेटिना जो होता है जब उसके ऊपर लाइट आती है, ये लाइट है, तो ये जब इस रेटिना के ऊपर आएगी तो आपको दिखेगा, इसके ऊपर इमेज बनेगी तो आपको दिखेगा। तो when these corpuscles strikes द रेटिना ऑफ आवर आइज, जब हमारी आंखों के रेटिना पर ये कॉर्पस्कल्स आके गिरते हैं देन हमारे को दिखता है। ये कॉर्पस्कल्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे और ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने कॉर्पस्कल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि इनका जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है,
इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगी। देखो, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 - v² by c²। ये होता है रेस्ट मास और ये होता है डायनामिक मास। डायनेमिक मास का मतलब होता है जब वो चल रहा होता है तब का मास। रेस्ट मास का मतलब होता है जब वो रुका हुआ होता है तब का मास। तो ये देखो एक फॉर्मूला है, आइंस्टाइन ने दिया है। सो ये रहा वो फॉर्मूला, मैंने लिख भी रखा है। देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर रेस्ट मास 0 है तो what it wants to say is जब इसकी स्पीड बढ़ेगी, that is v is speed of corpuscles and c is speed of light, जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो this overall ratio will increase, and when this overall ratio will increase then 1 में से जो माइनस होगा वो कम होगा बहुत। 1 माइनस करेंगे तो कम होगा एंड अंडर रूट फिर ही कम होगा। अगर ये टर्म कम होगी तो this overall ratio will increase and therefore dynamic mass will increase. So what I want to say is, देखो न्यूटन बहुत कुछ कहना चाहते थे। रेस्ट मास 0 है, लेकिन जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, इससे हम ये मान सकते हैं। और हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर अभी मान लो कि एक कॉर्पस्कल है तो वो रेस्ट पे है, इसलिए हमारे को उसका मास फील नहीं हो रहा, बिकॉज रेस्ट मास तो होता ही 0 है। ठीक है, अब देखो मास होता है अगर कॉर्पस्कल्स के अंदर, तो लाइट के पास कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा, बिकॉज वेलोसिटी तो है ही उनके पास, वेलोसिटी से तो वो आ रहा है और मास भी है तो मोमेंटम है, और फिर एनर्जी भी होगा बिकॉज मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर न्यूटन ने कुछ टर्म्स का यूज़ किया था, जैसे कि लाइट अब्जॉर्बिंग सरफेस, ये सरफेस है और लाइट को एब्जॉर्ब करिए, दैट इज अपने अंदर पास करने, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं अपने अंदर सूख रही है लाइट। एक होता है लाइट रेपेलिंग सरफेस। लाइट रेपेलिंग सरफेस क्या करती है, लाइट रेपेलिंग सरफेस ऐसी होती है, मतलब रिपेल करती है लाइट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें थी जो हमारे को न्यूटन ने बताई थी। अब इसी के बेसिस पे हम फिनोमिना समझेंगे लाइट का। क्या पढ़ेंगे, आई मीन फिनोमिना जो भी एक्सप्लेन करा है न्यूटन ने इस थ्योरी से वो समझेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बेसिक चीज़ें न्यूटन ने बताई थी। देखो ये है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि न्यूटन ने 1675 में दी थी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय न्यूटन। कॉर्पस्कल सब हमें पता चल गया कि लाइट सोर्स ले लो, जैसे कि सन ट्यूबलाइट या फिर ल्यूमिनस बॉडी जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करती है लाइट, खुद की लाइट को एमिट करती है। तो ये जो है वो लाइट एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली माइन्यूट होंगे, और इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। दिस प्रूव्स दैट लाइट shows particle properties. Light is made up of particles. ठीक है, तो ये जो कॉर्पस्कल्स होंगे ये बहुत हल्के मासलेस ही होंगे नियरली, एंड रेस्ट मास इनका 0 होगा, बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। इलास्टिक पार्टिकल्स और रिजिड ये मैंने आपको नहीं बताया, ये मैं बताऊंगी। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस होंगे इन पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से अलग अलग कलर्स ऑफ लाइट हमारे को मिलती है। रेड लाइट, पर्पल, आई मीन वायलेट लाइट, ब्लू लाइट। ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये भी बोला न्यूटन के अंदर कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं किसी भी ल्यूमिनस बॉडी या फिर सोर्स से, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एंड दिस प्रूव्स लाइट्स रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। जिस वेलोसिटी से ये ट्रेवल करते हैं वैक्यूम में, इट इज़ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी होती है कॉर्पस्कल्स की, एक आइसोट्रॉपिक मीडियम होता है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, यानी एक तरीके से पानी है तो पानी ही है, ऐसा नहीं पानी में थोड़ी चीनी घुल दी, नो, सेम मीडियम, पानी है तो पानी है, ग्लास है तो ग्लास है, ऐसा। तो ये जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, मतलब सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम, इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस,
सभी डायरेक्शंस में वो सेम होती है उस मीडियम के अंदर, बट जैसे ही मीडियम में चेंज आता है वैसे जो वेलोसिटी होती है कॉर्पस्कल्स की वो भी चेंज कर जाती है। और कैसे चेंज कर रही है वो न्यूटन ने बोला कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ कॉर्पस्कल्स एज कम्पेयर टू रेयरर मीडियम। अलग अलग कलर लाइट के होते हैं ड्यू टू डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स ऑफ कॉर्पस्कल्स। ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं दे आर इनविजिबल, दे आर नॉट विजिबल टू अस थ्रू आवर आइज। और जब ये कॉर्पस्कल्स हमारे रेटिना के ऊपर आँख का पर्दा बोल लो पे स्ट्राइक करते हैं तो हमारे को दिखता है। अब क्योंकि इनकी कोई वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी है तो मास ऑब्वियसली मास भी है, तो ये क्या करते हैं मोमेंटम बनाते हैं एंड एनर्जी। लाइट अब्जॉर्बिंग सरफेस के बारे में पढ़ा, लाइट रिपेलिंग सरफेस के बारे में पढ़ा, ये फॉर्मूला पढ़ा जो कि तक इम्पॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ऑल्सो लीव इट। कैसे लीव कर सकते हो, ये बोल के कि रेस्ट मास जीरो है और यू कैन से कि हाँ बहुत लाइट होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, वैसे समझना ये आप खुद को पड़ेगा। देखो अगर आप इसमें रखोगे वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये जो ओवरऑल रेशो है ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो न्यूमरेटर इज मोर एंड डिनोमिनेटर इज लेस, तो दिस ओवरऑल रेशो विल इंक्रीज। ठीक है, एंड अगर ये इंक्रीज करेगा तो 1 से माइनस हो रहा है, तो अगर ऑब्वियसली अगर वो माइनस हो रहा है तो बहुत ही सडनली डिक्रीज करेगा। एंड सेम चीज़ है और कोई चीज़ डिनोमिनेटर में डिक्रीज हो रही है तो दिस ओवरऑल रेशियो विल इंक्रीज एंड देयरफॉर डायनेमिक मास विल इंक्रीज। ओके, अब हम फिनोमेनास देखेंगे जो समझाया था न्यूटन ने अपनी थ्योरी से। सो फिनोमेना एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी, तो पहला तो यही है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। दूसरी जो इन्होंने बात बताई थी वो थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम देखेंगे जो हमने पढ़ा था कि कॉर्पस्कल इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, रिजिड होते हैं, वो हम देखेंगे इसमें। देखो बात ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। मान लो ये सरफेस है, इधर से लाइट आ रही है यानी कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं एंड सभी के सभी कॉर्पस्कल्स विदाउट उस सरफेस के अंदर नहीं जा रहे, उस सरफेस से छू के उसको अपोजिट लाइक उसी प्लेन में चले जा रहे हैं या फिर उसी में चले जा रहे हैं, लाइक अंदर नहीं घुस रहे उसके। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन में जो ई होता है वो 1 होता है। ये 11th क्लास की बात है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि सभी पार्टिकल्स जैसे कि 3 पार्टिकल्स इधर है तो 3 के 3 उधर जा रहे हैं और कॉर्पस्कल्स भी इलास्टिक है सरफेस भी इलास्टिक है। तो वही मैंने बोला कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के साथ, देयरफॉर दे शो इलास्टिक कोलिजन। इसे हम लाइट रिपेलिंग सरफेस के उससे भी समझा सकते हैं जो न्यूटन ने बोली थी ना लाइट रिपेलिंग सरफेस। वो ऐसे इन्होंने देखो हमारे को अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ होगा, अलग अलग मॉड्यूल्स में लिखा हुआ होगा कि फिनोमेना जो भी एक्सप्लेन हुआ न्यूटन की थ्योरी से इट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट हमें कभी समझा नहीं कि कैसे। तो ऐसे क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं कॉर्पस्कल्स वो इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं तो सरफेस पे वो इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं। एंड उन्होंने लाइट रिपेलिंग सरफेस के बारे में बताया था। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी समझाया था, दैट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन यू नो जब दूसरा मीडियम लाइक 2 अलग अलग मीडियम आते हैं, तो जैसे कि एक रेयरर मीडियम है एक डेंसर मीडियम है, तो बेंडिंग होती है लाइट की वो हम देखेंगे। इसे हम लाइट एब्जॉर्बिंग सरफेस पे बोलेंगे बिकॉज जैसे कि सरफेस है और इधर से लाइट ऐसे अंदर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सरफेस लाइट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है, आओ आओ ऐसे, है ना। तो इसमें है क्या कि देखो अगर सेम मीडियम होता तो हमें क्या पता है ऑन सेम मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वो ऐसे जाती एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो वही लिख रखा है कि अगर सेम मीडियम होता तो ऐसे जाता ऐसे। बट अब ड्यू टू डिफरेंट मीडियम आया, हमें पता है डेंसर के अंदर स्पीड ज़्यादा होती है एंड डेंसर मीडियम है तो क्या है ना डेंसर मीडियम में देखो
जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है एंड रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स कम है। तो ये पार्टिकल्स हैं, इनके पास मास है, यानी एग्जिस्ट तो करते हैं, तो इनके ऊपर फोर्स लगेगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है ना इन पार्टिकल्स से भी, कुछ भी मान लो यार, दो पार्टिकल्स है सेम, एज कम्पेयर टू ऊपर वाले रेयरर मीडियम, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, जो कि मैंने यहाँ शो कर रखा है। ऊपर भी लगेगा नो डाउट यहाँ पे फोर्स, बट ऊपर इतना नहीं लगेगा जितना नीचे लगेगा, बिकॉज नीचे हमारा क्या है, डेंसर मीडियम ले रखा है हमने, तो इसलिए ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड डिफरेंट मीडियम, जिसकी वजह से स्पीड भी चेंज हुई है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में जाने वाली थी, ये इधर की तरफ टिल्ट हो गई और ऐसे जाने लग गई। मीडियम होमोजेनस है तो नेट फोर्स जो है पार्टिकल्स के ऊपर वो नीचे लगेगा। होमोजेनस यानी कि मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो वही है, less particles so attract with less force and many particles of medium, so corpuscles attract with strong force। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने वही है, देखो बुक में मॉड्यूल्स में आपको लिखा हुआ होगा कि न्यूटन की थ्योरी से हमारे को रिफ्लेक्शन समझ आता है, रिफ्रैक्शन भी आ गया हमारे को समझ, जैसे हम लाइट अब्सॉर्बिंग सरफेस भी बोल सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये बात गलत है, हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो डेंसर में ज़्यादा होती है, रेयरर में कम होती है, वी नो कि गलत है, लेकिन आज के टाइम पे गलत है ना। न्यूटन ने जब बोला था उस टाइम पे यही लगता था कि डेंसर मीडियम में लाइट ज़्यादा होती है, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है पार्टिकल्स कम, एंड फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एंड बस ये कुछ सोचा था। बट आज हमें पता है विद रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स एंड फोकाल्ट का फॉर्मूला आएगा आगे, जिसमें न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, ये सब आगे की बात है, जहाँ हम प्रूव करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है। बट देखो न्यूटन उस टाइम पे क्या सोचे होंगे वो तो कोई कह नहीं सकता, बट व्हाट आई थिंक इज न्यूटन ने यही सोचा होगा कि डेंसर मीडियम है, ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स आ रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा जो कि बिल्कुल गलत था, वी नो टुडे। बट अगर न्यूटन के पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इट इज़ ट्रू कि हाँ डेंसर में ज़्यादा होती है, बट रियल लाइफ में इट इज़ रॉन्ग, ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे हाइगन्स की थ्योरी के अंदर। और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, लाइट के अंदर एनर्जी, देखो लाइट क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल के पास मास है और वेलोसिटी भी है। तो एनर्जी का होता क्या है फॉर्मूला, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो टाइम तो ऑब्वियसली if one corpuscle is coming from here to this point then टाइम तो उसे लगेगा, मास और वेलोसिटी है तो एनर्जी तो है ही ना, तो वो मैंने यही बता दिया था यहाँ पे, इधर ये देखो बताया था ना। तो वही है, घूम फिर के वही चीज़ें आ रही हैं, जो फिनोमिना, अब हम उन फिनोमिना की बात करेंगे जो कि न्यूटन इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं, जो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए थे जो फिनोमिना, तो वह है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब वेव की प्रॉपर्टी है, इसलिए पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से नहीं समझ में आई। देन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक और चीज़ की वेलोसिटी ऑफ लाइट बीइंग ग्रेटर इन रेयरर मीडियम देन इन अ डेंसर मीडियम। ऑब्वियसली ये वो नहीं बता पाए थे, आज हमें पता है कि यही सच है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा है इन रेयरर मीडियम, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होती है देन इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और बिकॉज देखो ऑब्वियसली डेंसर मीडियम है, ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड ऑल यू नो, वो हम आगे पढ़ेंगे फुकॉल्ट का फॉर्मूला एंड ऑल।
So, so this is all about पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो कि न्यूटन ने बताया था। नाउ एनसीईआरटी में एक और चीज़ दे रखी है अबाउट डेस्कार्टेस। लाइक एक छोटा सा नोट है ये एनसीईआरटी में। तो ये तो हमने सुना ही है कि न्यूटन चोर थे, मतलब व्हाट आई वांट टू से इज न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने बहुत सारी साइंटिस्ट की थ्योरीज चोरी करी हैं, है ना। ये हमने बहुत बार सुना है। तो ऐसा ही कुछ था 1637 के अंदर। डेस्कार्टेस ही वाज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट दिया था, जिसमें यही कहा गया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। उन्होंने डिराइव किया था स्नेल्स लॉ, और डेस्कार्टेस आल्सो एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट एन इंटरफेस, यानी एक ऐसा पॉइंट जो कि दो मीडियम को कनेक्ट करता है। सो दिस मॉडल प्रिडिक्टेड कि अगर रे ऑफ लाइट जो है ऑन रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, देन स्पीड ऑफ लाइट वेव वुड बी ग्रेटर इन सेकेंड मीडियम। मतलब वही कि अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है लाइट, अगर जहाँ से आ रही है वो तो फर्स्ट मीडियम है, और अपॉन रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी सेकेंड मीडियम में, एंड वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, इट मीन्स इट इज़ अ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है लाइट का was further developed by आइजैक न्यूटन। तो मतलब यहाँ उन्होंने ये थोड़ा डेवलप करा, और उन्होंने अपनी फेमस बुक, लाइक एक बुक में लिखा जो कि बहुत फेमस हुई थी। उस बुक का नाम था ऑप्टिक्स, एंड इसके फेमस होने की वजह से इस बुक के दिस corpuscular model is very often attributed to Newton। ऐसे दिया डेस्कार्टेस ने था, बट ड्यू टू it get popular due to Mendel ने Newton book, therefore it is attributed on the scientist name Newton। Thank you.